राजस्थान के एक छोटे से गांव कालीसर में एक ऐसा बरगद का पेड़ था जिसके बारे में लोग बात तक करने से डरते थे। दिन में वो एक साधारण पेड़ लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ पर इंसान नहीं, कुछ और रहता है। रमेश और उसका बेटा राजू देर रात शहर से अपने गांव वापस लौट रहे थे। उनके सामने घने जंगल का लंबा रास्ता था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। रास्ते में जो पुराना बरगद का पेड़ आएगा, उसकी तरफ भूल कर भी मत देखना। चाहे वहां से कैसी भी आवाज क्यों ना आए, लेकिन अपनी नजर उस पेड़ पर मत डालना। लेकिन बापूजी, ऐसा क्यों? उस बरगद के पेड़ पर ऐसा क्या है? अरे, तुझे जितना कहा गया है उतना ही कर। अब चुपचाप चलता रहे, बरगद का पेड़ आने ही वाला है। फिर वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ समय बाद वे दोनों उसी बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। रमेश उस बरगद के पेड़ की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और रमेश का ध्यान गलती से उधर चला जाता है और वो उस बरगद के पेड़ की तरफ देख लेता है। उसे वहां काली साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसका शरीर पूरी तरह काला था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। अरे मूर्ख, मैंने तुझे उस पेड़ की तरफ देखने से मना किया था ना। अब जल्दी से यहाँ से भाग। फिर वे दोनों बाप बेटे वहां से भागने लगे और वे दोनों बाप बेटे वहां से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन उस औरत ने उनका पीछा नहीं किया। वो अब भी उसी बरगद के पेड़ पर बैठी हुई थी और फिर वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। काफी देर तक भागने के बाद रमेश और राजू किसी तरह सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जो कुछ उन्होंने बरगद के पेड़ के पास देखा था, उसका डर अब भी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। रमेश ने राजू की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोला, बेटा, आज रात जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। और याद रखना, अगर आज रात तुम्हें कोई अजीब सपना आए या कोई तुम्हें आवाज दे, तो उसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाना। राजू ने डरते हुए सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात काफी हो चुकी थी। राजू गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसे एक खौफनाक सपना आने लगा। सपने में राजू ने खुद को उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा पाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कौन है? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? सामने आओ। कौन है? सामने आओ। लेकिन चारों ओर फैले सन्नाटे के अलावा उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक वहां तेज तेज हवाएं चलने लगी और अगले ही पल उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। राजू, तुम वापस आ ही गए? ये आवाज सुनते से राजू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी अचानक राजू की आंख खुल गई। वो बुरी तरह घबरा चुका था। हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था? मैं सपने में फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास कैसे पहुंच गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राजू कुछ देर तक यही सब सोचता रहा। फिर खुद को समझाते हुए वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे उसे फिर से नींद आ गई। उसी रात शुभम, शौर्य और अक्षत दिन भर जंगल से लकड़ियां काटने के बाद रात में कुछ देर आराम करने के लिए वहीं बैठे हुए थे। तभी उन तीनों में से शुभम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अरे यार, आज तो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते काटते जान ही निकल गई। ऊपर से मेरी कमर में भी पता नहीं कैसा अजीब सा दर्द हो रहा है। यार, लगता है मेरी कमर में मोच आ गई है। तुम दोनों में से किसी को मोच ठीक करना आता है क्या? तभी पास में बैठा शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तेरे तो रोज नए नए बहाने होते हैं। कभी कमर में दर्द तो कभी आंख में। तुझसे तो बस रोना धोना ही सुनने को मिलता है, या गांव वाली लैंग्वेज में। अगर तू ऐसे ही रोता धोता रहा ना, तो याद रखना, एक दिन बरगद के पेड़ वाली भूतनी तुझे अपने साथ ले जाएगी। अरे भाई,
ये सब मजाक छोड़। मैंने सच में सुना है कि उस बरगद के पेड़ पर कुछ रहता है। कहते हैं जो भी रात के समय उस पेड़ के पास जाता है, या तो उसी रात उसकी मौत हो जाती है या फिर कुछ ही दिनों के अंदर उसकी जान चली जाती है। गांव वाले तो उस बरगद के पेड़ के पास रात में तो क्या, दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करते। अरे अक्षत भाई, तुम भी ना कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब बहुत रात हो गई है, ये लकड़ियां हम कल दिन में आकर ले जाएंगे। इसके बाद तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ दी और अपने घर की ओर चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। तीनों दोस्त हंसते बातें करते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उन्हें किसी औरत के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अक्षत घबरा कर बोला, तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी? शुभम ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हमारा वहम होगा। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, वो आवाज और भी पास आने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। बरगद के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। पेड़ के पीछे से काली साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसे देखते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वे पीछे हटने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जो होना था उसे कोई नहीं रोक सकता था। और अगले ही पल पूरे जंगल में उनकी दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग लकड़ियां लेने जंगल पहुंचे, तो उन्होंने बरगद के पेड़ के पास तीनों दोस्तों को जमीन पर पड़ा देखा। तीनों निश्चल थे। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों के साथ हुआ क्या था। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, ये तो अक्षत, शुभम और शौर्य हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गया और उन तीनों की ये हालत देखकर राजू के पिता बुरी तरह घबरा गए। और ये भयावह मंजर देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। हर कोई डर से एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हो रही थी। और जब राजू को इस घटना के बारे में पता चला, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और उन तीनों की लाश उसी बरगद के पेड़ के पास मिली। सोचो, अगर हम उस रात वहां से भागे ना होते तो शायद आज हमारी लाशें भी वहीं पड़ी होती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया। सुनो राजू, आज के बाद भूल कर भी उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, और जहां भी जाओ हमेशा सावधान रहना। हाँ बापूजी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन बापूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उस बरगद के पेड़ का आखिर राज क्या है, और वहां जाने वाले लोगों की मौत क्यों हो जाती है? बेटा, मुझे ज्यादा कुछ तो इसके बारे में पता नहीं है। बस इतना पता है कि जो भी रात के समय उस बरगद के पेड़ के पास जाता है, या तो उसकी उसी समय मौत हो जाती है या फिर कुछ दिनों बाद। और जिनकी मौत कुछ दिनों बाद होने वाली होती है, उन्हें रात को अजीब अजीब सपने आते हैं और उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग बच भी जाते हैं, जैसे कि हम दोनों, क्योंकि हमें उस रात के बाद न तो कोई अजीब सपना आया और न ही कुछ अजीब दिखाई दिया। अपने पिता की बात सुनकर राजू बुरी तरह चौंक जाता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहता। वो बस खामोशी से उनकी बातें सुनता रहता है और गहरी सोच में डूब जाता है। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। राजू गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक बार फिर वही डरावना सपना आने लगा। सपने में उसने खुद को उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ा पाया। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसकी नजर पेड़ की एक शाखा पर पड़ी। वहां वही काली साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी।
उसे देखते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। देखते ही देखते उस औरत का रूप बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो एक काली बिल्ली में बदल गई। वो बिल्ली पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गई और अपनी चमकती हुई आंखों से राजू को घूरने लगी। अचानक राजू की नींद खुल गई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में ही था, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बिल्ली धीमी आवाज में बोली, राजू, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। ये सुनते ही राजू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका बिस्तर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहा हो। राजू घबराकर चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। सिर्फ वो काली बिल्ली थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर सुबह हो जाती है। राजू को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। उसका पूरा शरीर तप रहा था और उसके पिताजी उसके पास ही बैठे हुए थे। राजू की ऐसी हालत देखकर उसके पिताजी चिंता में पड़ गए और उससे बोले, अरे बेटा, कल तक तो तू बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज सुबह अचानक इतना तेज बुखार चढ़ जाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख, अगर तू मुझसे कुछ छुपा रहा है तो मुझे सच सच बता दे, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। अपने पिता की बात सुनकर राजू कुछ पल तक खामोश रहा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। डर मत बेटा, जो भी हुआ है मुझे सच सच बता दे। जब तक तू मुझे नहीं बताएगा, मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? ये सुनकर राजू ने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बापूजी, कल रात मेरे साथ बहुत भयानक घटना हुई थी। फिर राजू ने हिम्मत जुटाई और अपने पिताजी को एक एक करके पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुई सारी घटनाएं बतानी शुरू कर दी। उसने उस बरगद के पेड़ के पास हुई घटना से लेकर रात में आने वाले डरावने सपनों, काली साड़ी वाली औरत, बोलने वाली काली बिल्ली और अपने साथ घटी हर अजीब घटना के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया। राजू की एक एक बात सुनते ही उसके पिताजी के चेहरे का रंग उड़ता चला गया और उनके मन में एक अनजाना डर घर करने लगा। फिर राजू की सारी बातें सुनकर उसके पिताजी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर उन्होंने राजू की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? अगर ऐसी ही बात थी तो तू मुझे पहले क्यों नहीं बता सकता था? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस आफत से तुझे कैसे बचाऊं? राजू के पिताजी बहुत चिंता में पड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। राजू की जान बचाने के लिए वे बार बार कोई रास्ता सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। हाँ, एक उपाय है। तू यही रुक, मैं अभी जाकर आता हूं, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखना। और राजू के पिताजी कमरे के बाहर जाने लगे। वे अपने बेटे की जान बचाने के लिए गांव के प्रसिद्ध बाबा नंगू के पास जा रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बाबा नंगू ही उनके बेटे की मदद कर सकते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और आखिरकार वे बाबा नंगू के आश्रम पहुंच जाते हैं। बाबा नंगू नीचे आसन पर बैठे गहरी तपस्या कर रहे थे। तभी उन्हें राजू के पिता के आने का आभास हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़े राजू के पिता की ओर देखने लगे। अरे बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बताओ क्या समस्या है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
बाबा की बात सुनकर राजू के पिता को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने राहत की सांस ली और बाबा नंगू को एक एक करके सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे की जान खतरे में है और ये सब आखिर कहां से शुरू हुआ था। राजू के पिता की सारी बातें सुनकर बाबा नंगू कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जहां तक मुझे लगता है ये कोई आम बला नहीं है। इसकी आत्मा उस बरगद के पेड़ से बंधी हुई है। कई सालों से उस पेड़ में वास करने के कारण इसकी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। तुम्हारे बेटे की जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर जल्द ही इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो बहुत देर हो सकती है। बाबा जी की बात सुनकर राजू के पिता घबरा जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वे कांपती हुई आवाज में बाबा नंगू से कहते हैं, बाबा जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे बेटे की जान बच जाए। फिर बाबा जी कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने राजू के पिता की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, इसका अब केवल एक ही उपाय है। किसी भी बुरी शक्ति का समाधान ढूंढने के लिए पहले उसके अतीत को जानना पड़ता है। हमें यह पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी, उसकी आत्मा उस बरगद के पेड़ से कैसे बंधी और आखिर वो राजू के पीछे ही क्यों पड़ी है। रुको, मैं अभी अपनी साधना और शक्तियों की सहायता से इसके अतीत का पता लगाने की कोशिश करता हूं। फिर बाबा जी अपनी दिव्य शक्तियों की सहायता से उस आत्मा का अतीत जानने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी साधना में लीन हो गए। कुछ देर तक ध्यान लगाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, राजू के पिता की ओर देखा और उस औरत का पूरा अतीत बताने लगे। ये कहानी है आज से लगभग 70 साल पहले की। एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही सुंदर, सरल और दयालु स्वभाव की थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा होती रहती थी। जहां कई लोग उसकी तारीफ करते थे, वहीं गांव की कुछ औरतें उससे बहुत जलती थीं। उन्हें रूपा की खुशी और उसकी सुंदरता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं वो रूपा अपने आप को क्या समझती है। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो हम हैं, फिर भी पूरे गांव वाले बस उसी की तारीफ करते रहते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं क्यों पूरे गांव वाले बस उसी की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन देखना, एक दिन मैं उस रूपा का ऐसा हाल करूंगी कि पूरा गांव देखते रह जाएगा। पूरे गांव की औरतें रूपा के बारे में ऐसी ही बातें करती रहती थीं। उनके मन में रूपा के लिए जलन और नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार रूपा के घर उसके स्कूल का पुराना दोस्त हर्षित उससे मिलने आया था। वे दोनों काफी पुराने दोस्त थे और खुशी खुशी बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। लेकिन गांव की एक औरत निर्मला को यह बात पता चल जाती है। ये देखकर उसके मन में फिर से रूपा के लिए जलन बढ़ जाती है। तभी वो मन ही मन सोचने लगती है, यही सही मौका है उस रूपा की जिंदगी बर्बाद करने का। क्यों ना मैं इसकी और उस लड़के की बात पूरे गांव में फैला दूं। फिर जब गांव वाले बिना सच जाने उसे भला बुरा कहेंगे, तब देखने में कितना मजा आएगा। फिर वो ऐसा ही करती है। फिर वो सभी गांव वालों के पास जाकर रूपा के बारे में झूठी और बुरी बातें फैलाने लगी। उसने रूपा की इतनी बदनामी कर दी कि धीरे धीरे पूरे गांव के लोग बिना सच जाने उससे नफरत करने लगे। बेचारी रूपा ये दर्द सहन नहीं कर पाई और दुख से टूटकर उसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। और तभी से लेकर आज तक लोगों का मानना है कि रूपा की आत्मा उसी बरगद के पेड़ पर भटकती रहती है। बाबा की सारी बात सुनकर रमेश बोलता है, बाबा जी, अब आप मुझे उसका कोई समाधान बताइए जिससे मैं मेरे बेटे की जान बचा सकूं। इसका तो बस एक ही समाधान है और वो है। इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।